हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हमारा यूपी ट्रिपल एससी AGTA का प्रैक्टिस नंबर है हमारा 12 और ये 12 जो प्रैक्टिस सेट है आपका बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट करा दी है और उन प्रैक्टिस सेट को भी आपने प्यार अच्छा दिया है। यहाँ पर जो हम 15 प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जिसमें कि हमारे 3 प्रैक्टिस और होंगे, उनमें भी प्यार अपना अच्छा दें और उन वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखें, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो यहाँ से देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको। तो इन प्रैक्टिस सेटों को एक बार और रिवाइज़ मार लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, 15 प्रैक्टिस सेट है। आप थोड़े ही समय में इन्हें 2 की स्पीड में देख लेंगे तो आपका अच्छा रिवीजन हो सकता है यहाँ से। तो फिर अब देर न करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा उनका लिया धन्यवाद। और यहाँ पर जो हम आपको कराएंगे कितने 100 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्रीकल्चर के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे और यूपी जीके के भी होंगे। तो फिर करते हैं हम वीडियो को शुरू। और जिन्होंने अपने पास अभी तक रफ शीट नहीं रखी है तो रफ शीट ज़रूर रख लेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए और कितने गलत गए, कमेंट में भी ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ आप क्वेश्चन का आंसर देने की भी कोशिश करेंगे। तो भाग 1 में बात करते हैं हम पहले आपका पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपका कि दियार भूमि किन सब्जियों की खेती से संबंधित है। जो आपकी दियार भूमि है वो किन सब्जियों की खेती से संबंधित हो जाती है। तो हम किन सब्जियों की, जो आपकी सब्जियां उत्पादन की जाती हैं दियार भूमि के अंदर, तो उन्हें हम कौन से वर्ग की आती हैं, तो जल्दी बताएंगे। अब पहले का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो कद्दू वर्गीय जो आपकी सब्जियां होती हैं वो दियार भूमि के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर पहले का। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा कि फल तथा सब्जियों का भंडारण में ख़राब होने का कारण क्या हो जाता है। फल और सब्जी जो भंडारण करते हैं हम, उसमें जो ख़राब हो जाती हैं उसका क्या कारण होता है। तो यहाँ पर जल्दी दूसरे का आंसर बताएंगे। तो उसमें जो आपका कारण होता है, एक तो एंजाइम का कारण होता है, खमीर का कारण होता है, जीवाणुओं तथा फफूंदियों की क्रियाशीलता। जो आपके खमीर होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो जीवाणु और फफूंदी होती हैं, इनकी जो क्रियाशीलता बढ़ जाती है, तो जिस कारण फल और सब्जियां जो हैं भंडारण में ख़राब हो जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है दूसरे क्वेश्चन का आपका सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपका कि पेक्टिन युक्त फलों के गूदे में 0.4 से 0.6% जैविक अम्ल तथा 70% चीनी में पकाया गया पदार्थ को क्या कहते हैं। जो आपका 0.4 से 0.6 जैविक अम्ल है, उसमें जो आपका 70% चीनी जो है, चीनी में अगर हम पकाते हैं तो उसके लिए हम कौन सा पदार्थ बोलेंगे, जेली बोलेंगे, जेम बोलेंगे, या मार्मलेड बोलेंगे, या चटनी बोलेंगे। तो तीसरे का आंसर जल्दी बताएंगे आप, क्या आंसर हो जाएगा आपका। तो उसे बोलेंगे हम जेम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाता है सही तीसरे का। आगे बात करते हैं हम चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न आपका कि यहाँ पर बताना है कि बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या है। जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें जो त्रिवर्षीय जो फसल चक्र है वो कौन सा हो जाता है। तो कौन सी फसल का हम त्रिवर्षीय जो फसल चक्र अपना सकते हैं बुंदेलखंड के अंतर्गत। चौथे का आंसर आप जल्दी बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। तो हम उसमें आपका पहले ज्वार, फिर अरहर उगा सकते हैं, फिर परती खाली छोड़ सकते हैं, फिर गेहूँ उगा लेंगे, फिर तिल और अलसी उगा सकते हैं। तो ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का हो जाता है त्रिवर्षीय फसल चक्र। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा चौथे का आपका सही। बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। पाँचवा है कि परिपक्व बीज में केंद्रक के जो परिशिष्ट बाहरी परत को क्या कहते हैं। जो परिपक्व बीज होता है उसके केंद्रक में जो परिशिष्ट बाह्य परत होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जल्दी आंसर बताएंगे पाँचवें का क्या आंसर हो जाएगा। तो उसे बोलते हैं हम पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। जो आपके परिपक्व बीज के अंदर जो आपका केंद्रक होता है उसमें जो परिशिष्ट बाहरी परत होती है तो उसे क्या बोला जाता है, पेरिस्पर्म। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा पाँचवें का सही। आगे बात करते हैं हम छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है आपका कि इंडोसल्फान है, तो इंडोसल्फान किस प्रकार का आपका ये हो जाता है। ये आपकी दवाई है
इंडोसल्फान तो कीटनाशक है, खरपतवारनाशी है, हार्मोन से, या उर्वरक है। तो जल्दी आंसर बताएंगे आप, छठे का क्या हो जाएगा। तो इंडोसल्फान जो है कीटों के नियंत्रण के लिए जो है इसे प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है सही आपका छठे का। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां की 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी के बराबर होती है। तो कितने जल निकासी के बराबर होती है 24 घंटे में? अगर हम 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर की जल निकासी करते हैं तो उसे जो है किसके बराबर जो है रखा जाएगा। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो 1.157 IPS के द्वारा इसे रखा जाता है। तो इसका दाब बराबर हो जाता है जल निकासी का आपका किसके अंतर्गत आता है। तो 1.157 IPS के अंदर। तो ऑप्शन ए हो जाता है 7वें का सही आपका। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां हो जाता है आपका, तो बिल्टिंग पावर संक्षिप्त रूप क्या हो जाता। जो आपकी बिल्टिंग पावर होता है इसका संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है। तो जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो 8वें का आंसर क्या हो जाता, बेटे विल जो चूर्ण होता है इसका जो है संक्षिप्त रूप हो जाता है। तो ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा आपका 8वें का। 9वें की बात करते हैं हम। तो प्रश्न नंबर 9 है आपका कि फसलों का अच्छा भंडारण कैसे किया जाता है। तो फसलों का अच्छा भंडारण किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, जल्दी बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा। एक बार जल्दी रीडिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फसल का भंडारण। जो फसलों का भंडारण करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि साफ़ सुथरी जो है आपका भंडारण वाला स्थान है या नहीं। तो बिल्कुल सही हो जाता है साफ़ शुद्ध होना। और सुनिश्चित करें कि जो फसलें हैं वो ठीक सुखाई गई हैं। तो उन फसलों को भी देख लेंगे कि वो अच्छी तरीके से सुखाई गई हैं या नहीं। और नीम की पत्तियाँ और अन्य एंटी कंकल जो वस्तुओं को थोड़ी मात्रा में संग्रहित करें। बिल्कुल सही हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा आपका सही 9वें का। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है कि धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है। तो इजी क्वेश्चन हो जाता है आपका 10वां क्वेश्चन। आंसर जल्दी बताएंगे कमेंट में क्या हो जाएगा। जो धान के खेत से निकलने वाली कौन सी गैस होती है। तो कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। जो CH4 होती है आपकी, सॉरी CH नहीं, जो मीथेन गैस होती है आपकी, ये जो है आपकी कहाँ से निकलती है। तो धानों की फसलों से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। बात करें 11 क्वेश्चन की। भंडारण के लिए आर्द्रता कितनी प्रतिशत आर्द्रता जो है आपकी माना जाता है। तो भंडारण के लिए जो आपकी आर्द्रता होती है वो कितने प्रतिशत होनी चाहिए। तो भंडारण के लिए कितनी होनी चाहिए, तो 8% होनी चाहिए आपके भंडारण के लिए आर्द्रता प्रतिशत। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाता है आपका 11वें का सही। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 प्रश्न की। 12 प्रश्न है कि फल के छिलके के लच्छों से युक्त जेली को कहते हैं। जो आपके फल के छिकले होते हैं उसके लच्छों पर जो युक्त जेली होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो उसे बोला जाता मार्मलेड बोला जाता है। जो आपके फल के छिलके पे जो लच्छों में जो जेली चिपटी हुई होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सही 12वें का। 13 की बात करें। 13 है आपका 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता। तो उसे क्या कहते हैं, आपकी मिश्रित खेती, अंतःफसली खेती या पैराग्राफ्टिंग या इनमें से कोई नहीं। तो 13वां आंसर इजी हो जाता है आपका और इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है मिश्रित खेती हो जाती है। तो मिश्रित खेती के अंतर्गत जो आपके 2 या 2 से अधिक फसलों के जो बीज होते हैं उन्हें एक जगह मिक्स करने के बाद उन्हें बिना पंक्ति के मतलब छिड़काव विधि से बो दिया जाता है। तो वो उसे कहते हैं हम मिश्रित खेती। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का आंसर सही। बात करते हैं 14 प्रश्न की। 14 प्रश्न आपका कि प्रति हेक्टेयर आलू के लिए बीज दर है। जो प्रति हेक्टेयर जो आलू की बीज दर डाली जाती है वो कितनी डाली जाती है आपकी। तो कितनी, 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपकी आलू की बीज दर डाली जाती है। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 14 का सही। बात करें 15 प्रश्न की। 15 है कि बसंत या
ग्रीष्म ऋतु के धानों की फसल जिसकी बुवाई नवंबर दिसंबर माह में करते हैं वो क्या कहलाती है आपकी? जो हम बसंत और ग्रीष्म ऋतु में धान की फसल की बुवाई करते हैं और जो आपके नवंबर दिसंबर माह में करी जाती है तो उसे जो है हम कौन सी बोलते हैं? अमन, बोरो या अमन, अगही या इनमें से कोई नहीं? तो क्या बोला जाता है आपका? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसे बोला जाता है बोरो। बोरो जो बोला जाता है आपको कब बोला जाता है? जब नवंबर और दिसंबर में हम बुवाई करते हैं तो उसे बोला जाता है आपका क्या? उसे बोला जाता है बोरो। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा सही यहाँ पर। बात करते हैं आगे 16 प्रश्न की। 16 प्रश्न है कि पंप की केंद्र रेखा और पानी की मुक्ति निकास बिंदु के बीच एक लंबवत दूरी क्या कहलाती है? जो आपके पंप से जो केंद्रक रेखा है वहाँ से पानी की जो मुक्त निकास बिंदु के बीच में जो एक लंबवत दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अचल शीर्ष या अचल चूर्ण शीर्ष या अचल निर्वाह शीर्ष या घर्षण शीर्ष। तो क्या बोला जाता है? 16 का आंसर क्या हो जाएगा? तो अचल निर्वहन शीर्ष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 16 का सही। बात करें 17 आपका निम्नलिखित में से ट्रेप फसल कौन सी है? तो ट्रेप फसल बतानी है, कौन सी हो जाएगी आपकी? सनई, भिंडी, बाजरा, मक्का। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आपका। तो टेप फसल कौन सी होती है आपकी? तो ये हो जाती है भिंडी होती है आपकी टेप फसल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है सी आंसर सही हो जाएगा 17 का। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 18 की। 18 है कि भंडारण का सिद्धांत मूल रूप से किसने दिया था? जो भंडारण का सिद्धांत है वो मूल रूप से किसके द्वारा दिया गया था? तो किसके द्वारा दिया गया था? तो होल बुक वर्किंग के द्वारा जो है आपका भंडारण का जो सिद्धांत दिया गया था। तो ऑप्शन हो जाता है पहला आपका ए 18 का। बात करें 19 की। धान की फसल में लेह किया जाता है। जो धान की फसल होती है उसमें लेह की जो क्रिया की जाती है वो किस लिए या कब की जाती है आपकी? तो क्या हो जाएगा? जल हानि कम करने के लिए की जाती है और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों इसमें सही हो जाएंगे आपके। 19 का आंसर हो जाता है सी। बात करते हैं 20 प्रश्न की। 20 है आपका कि फलों का बाजार मूल्य बढ़ाने के लिए फलों को उनके गुणों के आधार पर रंग प्रदान किस रासायनिक तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो किस मतलब अगर हमें फलों में बाजार का मूल्य बढ़ाना है, फलों के जो बेचने हैं हमें बाज़ार में जाके वो कुछ उच्च कीमत पर बेचने हैं, मतलब हमें अधिक कीमत पर बेचने हैं, तो उनके हम रंग जो परिवर्तन करेंगे हम किस रसायन के जो है हम तत्व के प्रयोग से करेंगे? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएंगे आप। तो उसमें हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 20 का सही आपका। बात करते हैं 21 प्रश्न की। 21 है आपका टमाटर के केचप में प्रयोग होने वाला संरक्षण रसायन का नाम बताइए। जो आपका टमाटर की केचप बनाई जाती है तो उसमें जो हम संरक्षण रसायन का प्रयोग करते हैं तो कौन से रसायन का हम प्रयोग करते हैं? तो जल्दी बताएंगे आप आंसर। कमेंट में क्या हो जाता है 21 का? तो जल्दी आंसर बताएं। तो क्या हो जाता है आपका? तो सोडियम बेंजोएट का हम प्रयोग करते हैं टमाटर के केचप बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाता है 21 का सही आपका। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। 22 है कि कौन सा रासायनिक बीज शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा रसायन है जो बीज शोधक या बीज उपचारित करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है? 22 का आंसर क्या हो जाता है आपका? तो थीरम का प्रयोग किया जाता है। किसका? थीरम का प्रयोग किया जाता है रसायन बीज को शोधन करने के लिए। तो ऑप्शन ए हो जाता है 22 का आंसर सही। बात करते हैं 23 क्वेश्चन की। 23 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना है टर्मिनेट टेक्नोलॉजी भारतीय परिस्थिति में पसंद नहीं है। नीचे दिए गए कोड को मदद से जो है सही आपको चुनना है कि कौन सा कोड आपका सही होगा। तो यहाँ पर जो है आपको आंसर बताना है। तो इसमें पहला है कि किसान उत्पादित बीजों का उपयोग वर्ष उपरांत वर्ष नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत से रोगों के घटित होने की संभावना बनी रहती है। किसके अंदर? टर्मिनेटर जो टेक्नोलॉजी होती है इसके अंदर का तो नहीं, ये गलत हो जाता है। बीज का दाम क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है आपका। तो बीज का दाम कैसा हो जाता है? अधिक हो जाता है। बिल्कुल सही है आपका। तो पहला और आपका तीसरा सही है अभी तक। चौथे कोड देख लेते हैं। किसान को बीज पर अधिक खर्चा करना पड़ता है। तो
तो ये बिल्कुल गलत है, बीज पे अधिक खर्च करना नहीं पड़ता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा 23 का आपका सही। बात करते हैं 24% की। 24% है आपका कि एक इंजन में यदि ईंधन मिथ्यावर्तित अपशिष्ट है तो आवश्यक कौन सा होगा। तो कौन सा आवश्यक होगा जल्दी बताएंगे 24 का आंसर। तो ऑक्सीजन का अधिक्य हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 का आंसर सही। बात करें 25 क्वेश्चन की। 25 है कि किसके अगले जोड़े पंख एलिट्रा कहलाते हैं। जो यहाँ पर बताना है कौन सा गण है जिसके जो जोड़े होते हैं अगले वो पंख एलिट्रेना हो जाते हैं। तो कौन से वर्ग का होता है, वो होता है आपका कोलियोप्टेरा। किसका, कोलियोप्टेरा होता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 25 का आपका सही। बात करें 26 की। 26 है कि भारत में गेहूं जीन बैंक, तो गेहूं का जीन बैंक कौन हो जाता है, करनाल हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही हो जाता है 26 का आंसर सही। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है आपका। यहाँ पर बात करें तो नई दिल्ली किसका कहा जाता है आपका, तो मक्का जीन बैंक। किसका, मक्का का आपका हो जाता है, मक्का का नई दिल्ली हो जाता है। और बात करें यहाँ पर कानपुर किसका हो जाता है, कानपुर हो जाएगा भारतीय दलहन, जो आपकी दलहन अनुसंधान हो जाएगा, कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान। तो बात करें आगे प्रश्न नंबर 27 की। 27 एक टिट्रिकेल 1 है, तो टिट्रिकेल 1 क्या हो जाता है आपका, तो जल्दी आंसर बताएंगे 27 का क्या हो जाता है। तो ये हो जाता है आपका अंतःजेनेरिक संकरण। क्या हो जाता है, अंतःजेनेरिक संकरण हो जाता है आपका टिट्रिकेल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 27 का। 28 की बात करें, वर्ष 1903 में प्योर लाइन की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी। किसकी, 1903 के अंतर्गत जो प्योर लाइन है इसकी संकल्पना जो है किसके वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी। तो 28 का आंसर जल्दी बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा। तो जोहोन सेन के द्वारा जो है आपको इसकी प्योर लाइन की जो संकल्पना दी गई थी आपकी किसके द्वारा, जोहेनसन के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 28 का सही। बात करते हैं 29 क्वेश्चन। 29 है कि म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो म्यूटेशन रिसर्च किसके द्वारा लिखी गई थी, तो जल्दी आंसर बताएंगे आप किसके द्वारा लिखी गई थी। तो गूलर के द्वारा जो आपकी म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक लिखी गई थी। तो ये हो जाता है आपका डी ऑप्शन सही। 30 की बात करें, समसूत्री विभाजन किस कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है वो किस प्रकार की आपकी कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो 30 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है सोमेटिक कोशिकाएं होती हैं जिनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही हो जाता है 30 का। और इनके लिए जो आपका 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा आपका टीलोफेज, पांचवा साइटोकाइनेसिस। तो सूत्रक्रमी विभाजन को 5 भागों में बांटा गया है जो हमने अभी आपको बताए हैं। बात करते हैं 31 क्वेश्चन। 31 है कि गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन कितने प्रतिशत होता है आपका, लगभग में बताना। जो आपका गुणसूत्र में कुल प्रोटीन का हिस्टोन जो है कितने प्रतिशत होता है। तो 31 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो 95 आपका हो जाता है 95%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 32 की बात करें, शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है। तो किसके द्वारा जो है आपका शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था जल्दी बताएंगे आंसर कमेंट में। तो WL जोहेनसन के द्वारा जो है आपका शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन सी हो जाता है 32 का ऑप्शन सही। बात करें 33 क्वेश्चन, प्रेरित उत्परिवर्तकों का फसल सुधार में उपयोग किया जाता है। जो आपका प्रेरित उत्परिवर्तनों का जो है फसल सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 33 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। मालिक्यूलर प्रजनन का प्रयोग किया जाता है। किसका, मालिक्यूलर प्रजनन का, ऑप्शन बी आंसर हो जाता है 33 का आपका सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 34 की। 34 है कि कौन से पौधे में निष्प्रभावी जो प्रदीपकालीन होता है। तो कौन से प्रकार के पौधे होते हैं जिनमें निष्प्रभावी दीप्तिकालीन होता है। तो 34 का आंसर जल्दी बताएंगे कमेंट में कौन सा हो जाता है आपका। तो 34 का जल्दी बताएंगे कौन सा हो जाता है। तो सूरजमुखी, टमाटर, कपास, सोयाबीन, इनमें जो है आपका कैसा होता है, ये हो जाता है आपका निष्प्रभावी दीप्तिकालीन पौधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है सही आपका 34 का। बात करें प्रश्न नंबर 35 की। 35 है कि
ग्लाइकोलिसिस का संबंध किससे है आपका? तो ग्लाइकोलिसिस का संबंध किससे हो जाता है? तो आपका हो जाता है केवल श्वसन से हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 35 का। 36 की बात करें, किस मृदाओं की जल धारण क्षमता अधिक होती है? तो जल धारण क्षमता किस मृदाओं की सबसे अधिक होती है? जल्दी बताएंगे आंसर कमेंट में क्या हो जाएगा। तो सबसे अधिक जो होती है आपकी जल धारण क्षमता किसकी होती है आपकी? तो मटियारी जो दोमट मृदा होती है इसकी जल धारण सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? तो 11.9% जो आपकी इसकी होती है आपकी मटियारी दोमट की जल धारण क्षमता। बात करें यहाँ पर आपकी चिकनी मृदा कितनी होती है? चिकनी मृदा दूसरे नंबर पर आती है आपकी 11.3% पाई जाती है। और यहाँ पर बात करें बलुई मिट्टी की तो यहाँ पर पाई जाती है 5.1 से लेकर कितनी 6.2 तक पाई जाती है। तो अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 37 की। 37 है कि कौन सा प्रमुख शाकनाशी रसायन मृदा में सबसे अधिक समय तक रहता है? तो कौन सा जो शाकनाशी है जो आपका मृदा में जो है सबसे अधिक समय तक जो है आपका भूमि में ही रहता है वो, तो कौन सा हो जाता है 37 का आंसर? जल्दी बताएंगे। तो ये आंसर हो जाता है आपका जो सिमेजीन होती है, ये आपका भूमि में जो है काफ़ी समय तक पड़े रहता है। ये ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा 37 का। बात करते हैं 38 की। भूमि में किस पीएच मान पर फास्फेट की सबसे अधिक उपलब्धता होती है? तो किस पीएच पर जो है आपका जो फास्फोरस होता है उसकी जो सबसे अधिक उपलब्धता होती है, तो कितने पीएच पर रहती है? तो 38 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो 6.5 पीएच पर जो है फास्फोरस की अधिकता रहती है। ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 38 का आपका सही। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। 39 आपका कि निम्न में से कौन सी खली नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में काम करती है? कौन सी खली है जो नाइट्रिफिकेशन को जो है इनहिबिटर जो उसके रूप में जो है काम करती है? तो किसकी खल हो जाती है वो आपकी? 39 का आंसर जल्दी बताएं कमेंट में क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका नीम की खली हो जाती है जो आपका नाइट्रिफिकेशन को जो है इनहिबिटर के रूप में जो है काम करती है। बात करते हैं 40%। इनमें से निम्नलिखित में से कौन से जैव उर्वरक असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करते? तो क्या पूछा गया है, जो असहजीवी नाइट्रोजन होते हैं वो स्थिरीकरण कौन से नहीं करते हैं आपके? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाता है राइबोजियम हो जाते हैं जो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण असहजीवियों में नहीं करते हैं। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 40 का सही। बात करते हैं 41 क्वेश्चन। 41 है कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या हो जाता है? तो भारत के अंदर जो आपका सिंचाई का प्रमुख स्रोत है कौन सा हो जाता है आपका? हो जाता है नहर। नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। कितने? 40%। आगे बात करते हैं 42 क्वेश्चन। भूसरण ज़्यादातर किससे प्रभावित होता है? तो जो भूसरण होता है वो ज़्यादातर किससे प्रभावित होता है आपका? तो वो होता है आपका 42 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो वर्षा की तीव्रता से हो जाता है। अगर वर्षा तेज़ी से पड़ती है तो उसके कारण जो मिट्टी के कण होते हैं वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, पानी के साथ बह जाते हैं, जिसके कारण मृदा जो है भूषण जो ज़्यादातर प्रभावित होता है, मतलब ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन ए आंसर सही हो जाएगा 42 का। 43 की बात करें। 43 क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व पौधों में परोक्ष रूप से सूखा और प्रतिरोधकता दर्शाता है? तो कौन सा पोषक तत्व है जिसके कारण पौधों में परोक्ष के रूप में और सूखा प्रतिरोधकता को दर्शाता है? तो कौन सा आपका पोषक तत्व हो जाएगा? तो जल्दी आंसर बताएं कमेंट में। तो वो हो जाता है आपका फास्फोरस। तो फास्फोरस के कारण पौधों में जो आपके परोक्ष रूप में हो जाते हैं और सूखा प्रतिरोधी दर्शाने लग जाते हैं। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाता है 43 का सही। 44 की बात करते हैं। तो अमोनियम सल्फेट उर्वरकों में गंधक की मात्रा कितनी होती है? जो आपका अमोनियम सल्फेट उर्वरक होता है इसमें गंधक की कितने प्रतिशत मात्रा होती है? तो कितनी होती है? 24% इसमें अमोनियम सल्फेट की जो है उर्वरक मात्रा होती है। तो अमोनियम सल्फेट में पूछा गया है गंधक की मात्रा। तो गंधक की मात्रा कितनी होती है? 24% जो है गंधक की मात्रा होती है। 44 का हो जाता है सी ऑप्शन। बात करते हैं 45 क्वेश्चन। 45 आपका नीले हरे शैवाल द्वारा नत्रजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है। जो आपके नीले हरित शैवाल होते हैं उसके द्वारा जो नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण होता है तो वो कितना होता है आपको? तो 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम होता है? जल्दी बताएंगे आप। 45 का आंसर क्या हो जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका
तो 15 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है नीले हरे शैवाल में नाइट्रोजन का अनुमानित स्थिरीकरण किया जाता है आपका। तो ये आंसर सही हो जाता है 45 का आपका सही। 46 है एजोला एक प्रकार का क्या हो जाता है, तो एजोला एक प्रकार का क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है आपका फर्न हो जाता है, क्या फर्न हो जाता है एजोला एक प्रकार का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 46 का। 47 की बात करें, 47 आपका कि वायु अपर्दन के दौरान मृदा कणों का उच्चतम संचालन होता है, तो किस कारण होता है आपका, जो वायु अपर्दन होता है उसके दौरान जो मृदा कणों का उच्चतम संचालन होता है तो वो किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में। आपका 47 का आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्परिवर्तित हो जाता है आपका, जिसके कारण जो आपके मृदा कणों का उच्चतम संचलन होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। 48 की बात करें, 48 आपका निम्नलिखित में से कौन सी फसल है जो भूमि संरक्षणी फसल नहीं है, तो भूमि संरक्षी फसल नहीं है तो कौन सी हो जाएगी आपकी, यहाँ से जल्दी बताना है। तो भूमि संरक्षी फसल कौन सी नहीं है, तो 48 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे क्या हो जाएगा, तो मक्का हो जाती है जो भूमि का संरक्षण नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 48 का। बात करते हैं 49 क्वेश्चन की। 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्त भारत में लागत का अधिकतम देने वाली हो जाती है, तो कौन सी हो जाएगी जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम देने वाली हो जाती है, तो भारत में जो लागत का अधिकतम देती है कौन सी हो जाएगी। 49 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो वर्षा के जल का संचयन करना। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 49 का। 50 की बात करें, 50 है कि इन निम्न में से कौन सा हरे उर्वरक की फसल है, तो हरे उर्वरक की फसल कौन सी हो जाती है। 50 का आंसर जल्दी कमेंट में बताएंगे, तो सनहेप जो होती है आपकी ये हरे उर्वरक की फसल होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 50 का सही। 51 की बात करें तो स्थानीय स्तर पर विस्तार कार्यक्रम के नियोजन का प्रथम चरण है, जो आपका स्थायी जो स्तर है उस पर विस्तार कार्यक्रम का नियोजन किया गया है, जिसमें प्रथम चरण आपका कौन सा हो जाता है, तो सबसे पहला कौन सा चरण हो जाएगा, तो वर्तमान स्थितियों का विश्लेषण हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 51 का सही। बात करते हैं 52 क्वेश्चन की। 52 है कि ट्राइसेम के द्वारा ग्रामीण युवाओं को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, जो ट्राइसेम है उसके द्वारा जो ग्रामीण युवाओं को जो तकनीकी कौशल का प्रदान करने की आयु कितनी होनी चाहिए, तो 52 का आंसर जल्दी बताएंगे, तो क्या हो जाता है आपका 52 का, तो ये हो जाता है 18 से 35 वर्ष के बीच में उसकी आयु होनी चाहिए ट्राइसेम के द्वारा जो ग्रामीण युवाओं को तकनीकी दी जाती है। तो आगे बात करते हैं 53 क्वेश्चन। 53 की प्रसार कार्यक्रम में जन सहभागिता आधारित है, जो आपका प्रसार कार्यक्रम है उसमें जो जन सहभागिता आधारित है वो किस पर हो जाती है आपकी, तो किस पर हो जाती है, तो आत्मविश्वास एवं स्वयं सहायता करने पर हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा 53 का आंसर आपका सही। बात करते हैं 54 क्वेश्चन की। 54 क्वेश्चन आपका कि टी और बी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है। टी और बी जो आपका कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है, तो इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो कृषि प्रसार के प्रशासन में समन्वय लाना हो जाता है इसका कार्य। ऑप्शन नंबर जो है सी आंसर सही हो जाएगा 54 का। बात करते हैं 55 क्वेश्चन की। 55 है कि प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर आधारित होनी चाहिए, जो आपकी प्रसार कार्य आवश्यकता तथा रुचि पर जो आधारित होनी चाहिए तो वो कौन सी होनी चाहिए, कर्मचारी, नेता की या सरकार की, जनता की, तो प्रसार कार्य पर आवश्यकता किसकी रुचि पर आधारित होती है, तो 55 का आंसर क्या हो जाता है, तो जनता पर हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही 55 का। 56 की बात करें, 56 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिए हुए हैं क्या, आपको दिए हुए हैं यहाँ पर कथन, तो यहाँ पर बताना है कृषि नीति संकल्पना जो आपकी 2020 के अनुसार बताना है कौन सा सही होगा आपका, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर जल्दी कमेंट में बताएंगे आप, तो इन्हें एक बार पढ़ लेंगे आप, तो क्या है, तो जल्दी बताएं आंसर। तो यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं पहले खंडों को। तो आपका अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश की विभिन्न फसलों को प्राप्ति प्रति हेक्टेयर उपज दोगुनी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए देश की विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज तिगुनी हो जाती है, बिल्कुल गलत है।
और तीसरा आपका नीति सामर्थ्य उत्पादन रणनीतियाँ बुनियादी ढांचे में सर्वाधिक निवेश को बढ़ाने में जो है काफ़ी मदद होती है। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर आंसर देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आपका। बात करते हैं 57 क्वेश्चन। 57 है आपका, यहाँ पर भी आपको कथन बताने हैं भारत में। तो आपका 57 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर पहला है आपका कुल वस्तुगत जो नियत में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर में 2021 और 22 में कितनी हुई है? 17.2% हुई है। बिल्कुल सही है। कुल वस्तुगत नियत में कृषि तथा समृद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी हुई है 2022 और 23 के अंतर्गत? तो 14.3 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। दोनों सही हैं यहाँ पर। बात करते हैं 58 क्वेश्चन। 58 है कि भारत में सबसे बड़ा समुद्री मत्स्य उत्पादक राज्य कौन सा हो जाता है? तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा समुद्री उत्पादक आपका राज्य है वो कौन सा हो जाएगा? जल्दी आंसर बताएंगे कमेंट में। तो वो हो जाता है आपका गुजरात। कौन सा? गुजरात। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 58 का सही यहाँ पर। बात करते हैं 59 की उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। तो उत्पत्ति ह्रास नियम किस पर लागू होता है? जल्दी आंसर दें कमेंट में। तो उत्पादन के सभी क्षेत्रों में जो है ये लागू होता है ये नियम आपका, उत्पत्ति का ह्रास नियम। बात करते हैं आगे 60 क्वेश्चन की। 60 है कि कृषि विपणन व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सा दोष होता है? तो यहाँ पर बताना जो कृषि विपणन व्यवस्था है उसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा दोष हो जाता है आपका? तो कौन सा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा मध्य स्तरों की बड़ी संख्या। बिल्कुल सही। कृषि विपणन हेतु वित्त का अभाव। बिल्कुल सही हो जाता है। बहुत अधिक शुल्क एवं प्रसार करना। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर डी ही आंसर इसका सही हो जाएगा आपका 60 का। 61 की बात करें। 61 है भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान। किसका? भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या हो जाता है? 61 का आंसर जल्दी देंगे क्या हो जाता है? तो उत्तर प्रदेश होता जाता है आपका। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा सही 61 का। 62 की बात करें तो प्रजनन पद्धति जो कि स्टंट कुत्ते में अच्छी तरह का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी जाति से आपका इसमें अंतःप्रजनन, लाइब्रेरियन, बाय क्रॉसिंग या बीजायंतीय हो जाता है? तो कौन सा प्रजनन हो जाएगा? 62 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो ये हो जाएगा लाइन ब्रीडर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 62 का सही आपका। बात करते हैं 63 क्वेश्चन की। 63 आपका पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत की कुल पशुधन आबादी कितने प्रतिशत थी? तो पशु की कितनी आबादी थी? तो जल्दी आंसर बताएंगे क्या हो जाता है आपका? तो 536.78 मिलियन हो जाती है आपकी 2019 के अनुसार जो भारत की कुल पशुधन आबादी थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 63 का सही आपका। 64 की बात करें निम्नलिखित में से किस जाति की मुर्गियों के अंडे सबसे अच्छे माने जाते हैं? तो सबसे अंडे जो अच्छे माने जाते हैं तो किस मुर्गी के माने जाते हैं आपके? तो हवाइट लेंगहॉर्न के। ऑप्शन सी ए आंसर हो जाएगा सही 64 का। 65 की बात करें। 65 है मुर्गियों में स्वेलेन होक सिंड्रोम किसकी कमी के कारण होता है? जो मुर्गी में जो स्वेलेन होक सिंड्रोम है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम की कमी के कारण। ऑप्शन बी आंसर हो जाता है आपका सही। यहाँ पर 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से हो जाते हैं। आपके कितने क्वेश्चन 65 में से सही गए और कितने गलत गए जरूर ही आप कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देंगे। बात करेंगे आप कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर बात करते हैं पहला क्वेश्चन आपका कंप्यूटर में एक प्रकार का आकार होता है। तो कंप्यूटर में एक प्रकार का आकार होता है, कौन सा होता है? जल्दी 4 ऑप्शन देखेंगे और आंसर देंगे आप। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 66 का? तो इसका आंसर हो जाता है आपका क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच में भिन्न नहीं होता है ये। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा सही 66 का। बात करें 67 क्वेश्चन की। 67 है कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किसके रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? आपका हो जाता घड़ी की गति के रूप में। किसकी? घड़ी के गति के रूप में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का आपका सही। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर आपका 68 क्वेश्चन। 68 है कि कंप्यूटर पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटर खालिस्तान और पर ध्यान दिया जाता है तो केंद्र क्या कहलाता है आपका? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाता है पहले में सूचना, दूसरे में सूचना और तीसरे में आपका ज्ञान हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 68 का आपका सही। बात करते हैं 69 क्वेश्चन की। 69 आपका
कि आपका क्या हो जाता है NLP के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी जो विकल्प है वो सही नहीं है। तो कौन सा विकल्प आपका जो NLP है उसके अकॉर्डिंग कौन सा विकल्प सही नहीं हो जाता आपका, तो कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाता है आपका NLP जो प्रत्याशित हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर का। 70 की बात करें, 70 क्वेश्चन आपका कि यहाँ पर बताना कि अत्यंत बड़े डेटा सेट जो कि आपका विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट कर सकता है, तो उसे पैटर्न क्या कहते हैं आपका। जो अत्यंत बड़े डेटा सेट होते हैं उनमें जो विशेषण है कि मतलब किए जाने पर जो उपयोगी जानकारी प्रकट करता है, तो वो पैटर्न क्या कहे जाते हैं। तो वो पैटर्न क्या कहे जाते हैं, तो आपके विशाल डेटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा सही 70 का। बात करते हैं 71 क्वेश्चन की। 71 आपका कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्धक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताना कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है जो बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्धक के रूप में हो जाती है। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लाउड सेनर हो जाता है। क्या, क्लाउड सेनर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 71 का सही। बात करते हैं 72 क्वेश्चन। 72 आपका कि SSD का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। तो SSD का क्या हो जाता है फुल फॉर्म, जल्दी बताएंगे 72 का आंसर। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव आपका हो जाता है फुल फॉर्म। क्या, सॉलिड स्टेट ड्राइव आपकी SSD की फुल फॉर्म हो जाती है। बात करते हैं 73 क्वेश्चन की। 73 आपका कि MOEMS का पूर्ण रूप बताना है। तो MOES का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे 73 का आंसर। तो क्या हो जाता है आपका पूर्ण रूप हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है आपका माइक्रो ऑटो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, जो है आपकी फुल फॉर्म हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 73 का सही। 74 की बात करें, 74 है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है। तो कौन सा आपका यहाँ पर मेन्यू जो हो जाता है जो सा आपका 2016 के अंतर्गत नहीं आता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो डेटा जो है ये आपका अवस्थित नहीं होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाता है 74 का सही। 75 की बात करें, पूर्व निर्धारित मानकों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधाओं को कहते हैं। जो पूर्व निर्धारित मान हैं उनमें जो स्वचालित रूप से जो फॉर्म भरने वाले जो सुविधाएं हैं उन्हें क्या कहते हैं आप, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, तो उन्हें कहते हैं आपका तो ऑटोफिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 75 का सही। 76 की बात करें, 76 क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेने सेरिफ है। तो सेनेस सफेरी कौन सा हो जाता है आपका, तो कौन सा हो जाएगा सेरिफ आपका, सेनेस सेरिफ कौन सा हो जाता है फॉन्ट, तो जल्दी बताएंगे 76 का आंसर क्या हो जाता, तो एरियल हो जाता है आपका जो आपका फॉन्ट सेनस सेरिफ हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 76 का सही। 77 की बात करें, 77 है कि MS एक्स 2016 में जो है निम्नलिखित में से किस विकल्प द्वारा विंडो के दो भागों में बांटा जा सकता है। तो विंडो के दो भागों में किसके लिए बांटा जा सकता है, जल्दी बताएंगे कमेंट में आंसर क्या हो जाएगा। तो व्यू और विंडो और आपका हो जाता है स्प्लिटर। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है 76 का आपका सही। बात करते हैं 78 क्वेश्चन। 78 है कि ईमेल भेजते समय BCC का क्या दर्शाता है। जो आपका ईमेल भेजा जाता है तो वो BCC जो होता है वो किसको दर्शाता है आपका, तो किसको दर्शाता है, जल्दी आंसर बताएंगे आप। क्या हो जाएगा आपका 78 क्वेश्चन का आंसर, तो इसका हो जाता है आपका क्या हो जाएगा 78 का, तो ये हो जाता है आपका ब्लाइंड कम्युनिकेशन कॉपी जो है BCC की फुल फॉर्म हो जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही 78 का। 79 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। तो इसमें बताना जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो नॉन जो इंटरेक्टिव है वो कौन सा हो जाएगा आपका। तो 79 का आंसर क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता है सही 79 का। 80 की बात करें, 80 क्वेश्चन है कि यहाँ पर बताना है कि आपका कंप्यूटर के बारे में क्या
कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में बताना है कि कौन सा आपका सही हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उपकरण है जो डेटा को संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है 80 का सही। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और ये इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं हम। तो पहला आपका क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश का, बात करें हम 81 क्वेश्चन। तो उत्तर प्रदेश की सामान्य जानकारी क्या हो जाएगी। तो कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा है। जो आपका जो कानपुर में जो आपका कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कौन थे, वो जो स्वतंत्रता संग्रामी जो सेनानी जिनके नाम पर उसका नाम पड़ा था। तो 81 का आंसर क्या हो जाता है। तो चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर जो है इसका जो है नाम पड़ा था। ऑप्शन ए हो जाता है 81 का सही। बात करते हैं 82 क्वेश्चन की। 82 क्वेश्चन है आपका कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नहर कौन से हो जाते हैं। सॉरी, शहर, नहर या शहर बोल सकते हैं हम, या नगर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 5 सबसे जो आपके बड़े नगर हैं कौन से हो जाएंगे। 82 का आंसर जल्दी बताएंगे आप क्या हो जाता है। तो पहले कानपुर, फिर लखनऊ, फिर वाराणसी, फिर आगरा और मेरठ। ये जनसंख्या की दृष्टि से 5 जो है आपके प्रथम स्थान बड़े नगर वाले हो जाते हैं। आगे बात करें 83 क्वेश्चन। 83 के उत्तर प्रदेश में खालिस्तान प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। तो किसके लिए जो है आपकी जो कन्या सुमंगला योजना है किसके लिए शुरुआत की गई थी आपकी। तो 83 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है। तो लड़कियों के स्वास्थ्य एवं शिक्षण मानक के लिए जो है इसे शुरू किया गया था। तो ऑप्शन डी हो जाता है 83 का सही। बात करते हैं 84 क्वेश्चन। 84 क्वेश्चन आपका कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है। जो संगम योजना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा आपका। तो क्या उद्देश्य हो जाएगा। तो विकलांगों की जो कल्याण वृद्धि करना हो जाता है इस संगम योजना का उद्देश्य हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 84 का। 85 की बात करें। 85 की पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। जो पीएसी विद्रोह हुआ था उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो कौन थे 85 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो वो थे कमलापति त्रिपाठी, उस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन बी सही हो जाता है 85 का। 86 की बात करें। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी विश्वविद्यालय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। कौन सा। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जल्दी बताएंगे आप 86 का आंसर क्या हो जाता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा आपका तो आगरा में जो है ये आपका अवस्थित है। कौन सा। कन्हैयालाल मणिकालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 86 का सही है आपका। बात करते हैं 87 क्वेश्चन। 87 के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो जल्दी बताएंगे। तो वो हो जाएगा सहरिया। सहरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश है जो अनुसूचित जनजाति है तो वो वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती। बात करते हैं 88 क्वेश्चन। 88 की अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कौन। कल्याण प्रकाशन जो प्रकाशित होती है वो कहाँ से प्रकाशित की गई थी। तो कहाँ से की गई थी। तो ये थी गोरखपुर से जो है इसे आपके शुरुआत की गई थी अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका। बात करें आगे प्रश्न नंबर 89 की। 89 आपका यहाँ पर 89 का आंसर बताना है। तो यहाँ पर सुमेलित नहीं है तो नहीं पूछा गया। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हो जाते हैं और इसे जो है क्षेत्र हो जाता है या आपके स्थान हो जाते हैं। तो आपका 89 का आंसर क्या हो जाएगा। तो जल विहार का मेला कहाँ लगता है आपका। तो बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल सही है। बाटेश्वर है उसका मेला कहाँ लगता है। तो पंचमा महल है यहाँ पर लगता है। ऑप्शन बी हो जाता है। बलदेव छठ का मेला कहाँ लगता है। तो बलदेव छठ का मेला आपका कहाँ पर लगता है। तो ये आपका पूर्वांचल में नहीं लगता, ये कहाँ लगता है फरीदाबाद में। कहाँ। फरीदाबाद में जो है लगता है, फरीदाबाद में लगता है।
और ये कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाता है इसका 89 का। बात करें 90 क्वेश्चन की। 90 क्वेश्चन है कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ से जो है क्या किया था इन्होंने, जो कुशीनगर है गौतम बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन गौतम बुद्ध किसके लिए हो जाते हैं आपके 89, जो 90 है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यह मर गए थे यहाँ पर कुशीनगर में। ऑप्शन डी हो जाता है 90 का सही। बात करते हैं 91 क्वेश्चन। 91 कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा। तो कौन सा आपका फ्रांसीसी यात्री था जिसने जो है काशी को भारत का एथेंस कहा था। तो कौन सा हो जाता है आपका 91 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्नियर। वर्नियर कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता है 91 का सही। बात करते हैं प्रश्न नंबर 92 की। 92 क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है 92 की बात करें तो यहाँ पर आपको कथन दिए हुए हैं। तो अक्टूबर 2021 की कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो लैंड करने वाली पहली उद्घटना फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस की थी, बिल्कुल सही है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवा महल है, बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन हो जाता है आपका 92 का सही। बात करते हैं 93 क्वेश्चन। 93 कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में जो आपके कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। तो 93 का आंसर जल्दी बताएंगे। तो सिंगरौली क्षेत्र में जो आपका क्या पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही यहाँ पर। बात कर रहे हैं आपका 94 क्वेश्चन। 94 है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर नियत विकास केंद्र नहीं है। तो यहाँ पर बताना कौन सा आपका शहर हो जाता है जिसमें नियत विकास केंद्र स्थित नहीं है। तो 94 का आंसर क्या हो जाता है, तो प्रयागराज आपका आंसर हो जाएगा जहाँ पर आपका शहर नियोजन विकास केंद्र नहीं है। आगे बात करें 95 क्वेश्चन। 95 की उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रक्रियाएं और निराशजनक संभावनाएं होती हैं। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की जो विभिन्न प्रखंडों की जो अभिनव प्रकृतियाँ जो निराशजनक संभावनाएं होती हैं, तो किसके लिए होती हैं। तो 95 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाता है आपका। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट में जल्दी बताएं। तो ये हो जाता है सेवा क्षेत्र हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 95 का सही। बात करते हैं 96 क्वेश्चन। 96 है आपका कि UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है। तो UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, 96 का आंसर जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये कानपुर में स्थित हो जाता है आपका कौन सा, UPAIDS क्या हो जाएगा, UPSIDC इसकी फुल ये हो जाती है आपकी यहाँ पर 96 का आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो आपका डी आंसर हो जाएगा 96 का। और बात करें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिकी विकास निगम इसकी फुल फॉर्म होती है। बात करते हैं 97 क्वेश्चन। 97 की प्रयागराज स्थित एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था। तो किसके नाम पर इसका नाम रखा गया है, तो एल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम से किया गया है, तो ये हो जाता है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर ही किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा 97 का सही। बात करते हैं 98 क्वेश्चन। 98 की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देश्य परियोजना है निम्नलिखित में से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जो बहुउद्देश्य परियोजना है वो कौन सी हो जाती है। तो 98 का आंसर कमेंट में जल्दी बताएं क्या है। तो ये हो जाता है आपका रिहंद परियोजना हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाता है 98 का सही। बात करें 99 क्वेश्चन। 99 की भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हो जाते हैं। तो ब्लेड बास्कर जो कहे जाने वाले राज्य हैं कौन से हो जाएगा आपका 99 का आंसर क्या हो जाता है, उत्तर प्रदेश पंजाब हरियाणा हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 99 का आपका सही। बात करते हैं 100 प्रश्न की। 100 प्रश्न है कि यूपी की क्या बताने, यूपी की जो प्रमुखतः तिलहनी फसल कौन सी हो जाती है। तो यूपी की तिलहनी फसल कौन सी हो जाएगी, तो जल्दी आंसर बताएंगे आप किसका आंसर, तो जल्दी बताएंगे आप 100वें प्रश्न का। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो राई और सरसों में जो आपकी यूपी की प्रमुखतः तिलहन फसल हो जाती है आपकी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर सही। तो यहाँ पर हमने आपको कितने क्वेश्चन करा दिए, तो आपको हमने यहाँ पर करा दिए 100 क्वेश्चन करा दिए।
और इनमें जो है आपको कमेंट में बताना है कितने क्वेश्चन सही गए हैं आपके और कितने क्वेश्चन आपके गलत गए। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बता के जाएं। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को साथ ही साथ लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके स्कोर अब भी कम रह रहा है तो इन प्रैक्टिस सेटों को अच्छी तरीके से और रिवाइज मारेंगे, जिससे जो है आपकी तैयारी में जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो इसकी जो आपको PDF है, इसकी PDF कहाँ पर मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक के नीचे दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप टैप करेंगे या आप सर्च जाकर वहाँ पर मार सकते हैं एग्रीकल्चर स्टडी BK के नाम से। तो वहाँ पर आपको एक चैनल मिल जाएगा, तो उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर आपको ये सारे जो है PDF मिल जाएंगे। हमने अभी तक जो है 5 PDF वहाँ पर आपको डाल दिए हैं, तो आप उन्हें देख लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह से अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए